तलाश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर अनीक नाजी। आज हम तलाश करेंगे रवैयों की, यानी एक मखसूस ग्रुप जो मखसूस वज़ाक़ता का है और दहशतगर्दी करता है, हम उनको इंतहा पसंदों के नाम से जानते हैं। लेकिन यह भी तलाश करना चाहिए कि क्या हमारे माशरे में हम खुद समाजी रवैयों में इंतहाओं को क्या छूते नज़र नहीं आते, और रवैये हमारी ज़िंदगी, हमारे कैरियर पे कितना गहरा असर डालते हैं, ये हमारे रिश्तों, हमारी दोस्तियों को किस तरह बनाते और तोड़ते हैं, और ख़ुद कलेक्टिव रवैया किसी भी माशरे का पूरी दुनिया में किस तरह से उसका तारुफ बन जाता है। आज हम इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे। क्या रवैयों को बदलना हुकूमत की जिम्मेदारी है? क्या अपने रवैयों को बदलना सियासी पार्टी की जिम्मेदारी है? क्या रवैयों को बदलना इंतजामिया की जिम्मेदारी है? इन सवालों का जवाब हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खावर नईम हाशमी साहब, सीनियर सहाफ़ी, और ये ख़ुद भी इन्होंने ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत का एक रवैया इस तरह से भुगता है कि जब इन्होंने वो लिखा जो इनके दिल में था, वो आवाज़ उठाई जो इनके नज़दीक सच थी, तो इनको कोड़े लगे, और वो कोड़े ज़ाहिर है कि जो इन्होंने खाए वो ये भी एक रवैये का शिकार है। और इनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए यासिर पीरज़ादा साहब, नौजवान दानिश्वर, समाजी रवैयों पे बहुत खूबसूरत इन्होंने कॉलम लिखे हैं और इनका ये सब्जेक्ट भी है। गुफ्तगू शुरू करते हैं हाशमी साहब से। जी हाशमी साहब बताइए, रवैये, शक की नज़र से देखना, हर चीज़ के पीछे साजिश तलाश करना, कोई अगर हंसा है तो हंसा क्यों है, हाथ किसी ने मिलाया तो क्यों मिलाया, नहीं मिलाया, मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया तो ये मेरा दुश्मन है या ये मुझसे हसद करता है, तो ये रवैये, इनको सुधारना किसकी जिम्मेदारी है? अनीक, आपने जो शुरू में बात कही कि हमारे सामने तालिबान के मनफी रवैये, हम कहते हैं कि जो कुछ तालिबान कर रहे हैं वो उनके मुआशरे में मनफी रवैया है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो तालिबान है, ये तालिबान ज़ियाउल हक और उसके हवारियों के मनफी रवैयों की पैदावार हैं। ये तालिबान अगर उनके अपने रवैये, जैसा कि ज़ियाउल हक का जो मनफी रवैया था कौम के साथ, वो ये था कि ताकत का मरकज़ मुझे रहना चाहिए, इक़्तिदार मेरे हाथ में रहना चाहिए, मुझे बाख्तियार रहना चाहिए, मुझे हाकिम रहना चाहिए। और उसने अपनी ताकत को तवालत देने के लिए जो मनफी रवैया इख्तियार किया, उसकी बुनियाद मैं समझता हूँ फराहम की अमेरिका को, और उस बुनियाद पे, ज़ियाउल हक की बुनियाद पे ये सारे मनफी रवैये उनके, वो तो हमारे सामने हैं। लेकिन ये मनफी रवैये सिर्फ तालिबान के नहीं हैं। पाकिस्तान के 18 करोड़ लोग, एक वाहद इशू है जिस पे ये मुतफिक हैं, वो है मनफी रवैया। जिंदगी का कोई शोबा, जिंदगी का कोई तबका, जिंदगी की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हर शख्स दूसरे शख्स पे बालादस्त रहना चाहता है। दुरुस्त है। और हर शख्स दूसरे आदमी से ज़्यादा अमीर बनना चाहता है। हर शख्स जो है, जैसे मेरा ख्याल है जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं, मैं अगर आपकी टोन जो है उससे बालादस्त होने की कोशिश करूंगा तो मुमकिन है मुझे आप अगले प्रोग्राम में ना बुलाएं। ये एक रवैया मैं समझता हूँ कि हमें जिंदा रहने के लिए, जैसे घरों के मुलाजमीन हैं, घरों में औरतें काम करती हैं, हम चाहते हैं कि जो हम सोचते हैं उस मुलाजिम को करना चाहिए। दफ्तरों में जो ऑफिसर होता है वो ये कहता है कि जो मेरे दिल में है, जो मैं चाह रहा हूँ, वो मेरे महतात को करना चाहिए। इसको बैठना भी उसी तरह चाहिए जैसे कि मैं इसको बैठा देखना चाहता हूँ। ये सारे ऐसे मनफी रवैये हैं जिसका हम शिकार है, और ये मेरा ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बुराई और ख़तरनाक बात जो है, ये हम सब के मनफी रवैये हैं। पीरज़ादा साहब फरमाइएगा कि मैं अगर एक एनवायरनमेंट में बाहर अगर हम लोग जाते हैं और हम ये एक हर वक्त नेगेटिव या शक करते रहते हैं, तो ये क्या मुमकिन है कि फिर बंदा घर वापस जाए और वो ये सारी आलूदगी अपने साथ ना लेकर जाए? और अगर वो लेकर जाएगा तो फिर वहाँ भी रवैये, वहाँ भी एक नया फसाद। नहीं, ये मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। पहले मैं ज़रा एक छोटा सा कमेंट कर दूँ। आपने कहा ना कि तालिबान के जो मनफी रवैये हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत ही प्यार भरा जुमला है जो आपने उनके लिए इस्तेमाल किया। मनफी रवैये तो लफ्ज़ ही कोई नहीं है। इंतहा पसंद, मेरा लफ्ज़ था इंतहा वो पसंद। तो एक सफाकाना पसंदी है, सफाकाना रवैयों की इंतहा है, इंतहा है, ये इंतहा पसंदी की इंतहा। चले खैर, ये मेरा एक वैसी कमेंट था। बाकी जहाँ तक आपने बात की ना कि वो जब हम सारा दिन बाहर शक्की किस्म के रवैयों का शिकार खुद भी रहते हैं और दूसरों को भी रखते हैं, तो वो आलूदगी हम घर भी बिल्कुल लेकर जाते हैं और उसी तरह से हम घरों में भी बिहेव करते हैं। इन तरह के जो रवैये ना, इनकी मिसालें बड़ी दिलचस्प हैं हमारे यहाँ।
मसलन एक आपने रवैया हमारा देखा होगा, कुछ फिनोमिना तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड ओवर यूनिक है, जैसे आशफी साहब ने कहा ना कि हर कोई अमीर होना चाहता है, हर कोई किसी से मुकाबले की दौड़ में, ये तो चले यूनिवर्सल फिनोमिना हो गया। लेकिन कुछ हमारे मखसूस हमारी कौम के जो रवैये हैं ना वो हमारे साथ ही हैं। मसलन हम लोग बहसियत कौम ना बड़े सीक्रेटिव हैं, हर बात को ना खुफिया रखने की हमें आदत है, पता नहीं क्यों। मतलब आप किसी से पूछ लें भी तुम कितने भाई हो, वो कहेगा नहीं अच्छा ठीक है हाँ, मतलब कोई जवाब बात इधर कर देगा, फिर कहेगा आप फिर सवाल पूछें भी आप कितने भाई हो, कहेगा नहीं नहीं ऐसी सारे भरा हैं, तुसी भी तो भरा ही हो मेरे, ठीक है। आप तीसरी दफा सवाल पूछेंगे, नहीं मैंने पूछा था आप कितने भाई हैं। देखें जी ये पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है ना ये भाई ही हैं सब। असल में हमारी कौम का सवाल ही, यानी कि उन्होंने आपकी सवाल का जवाब नहीं देना, पता नहीं किस वजह से, कि शायद आप उनकी जायदाद के पीछे हैं, आप उनके भाइयों की तादाद पूछ के पता नहीं कोई अपना हिस्सा न निकाल लें, हमले की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यानी ये एक ऐसा सीक्रेटिव रवैया है हमारा जो मुझे तो लगता है यूनिक है ये। और इसकी जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा ना, वजूहात भी तलाश करने की ज़रूरत है, और उसकी वजूहात भी बड़ी दिलचस्प हैं वैसे। मसलन एक वजह जो मुझे समझ में आती है इस रवैये की वो ये है कि हम परस्त बहुत हैं। मतलब अगर किसी ने इस तरह का सवाल पूछा तो उसको सही जवाब ना दो, पता नहीं नजर लग जाएगी, ठीक है ना। नई गाड़ी लेकर निकलेंगे तो पीछे वो काला कपड़ा बांध लेंगे, जूता लटका लेंगे, बहुत अरसे बाद कोई बच्चा पैदा हो जाएगा अगर तो उसको मांगे तांगे के कपड़े पहना देंगे। यानी एक ऐसे रवैये हैं जो मतलब सब कॉन्टिनेंट में चलें क्या लें, ये शायद यूनिक है। पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, सब कॉन्टिनेंट में ये यूनिक है, वर्ल्ड ओवर शायद इनकी मिसालें आपको कम ही देखने में। मतलब है कि एक आदमी किसी शहर जा रहा है, आप उससे पूछें कहाँ जा रहा है, वो कहेगा नहीं वो ये बताएगा नहीं, मतलब एक पुरस्कार। अच्छा फिर आप किसी से बात पूछें वो तलाश करने की कोशिश करेगा ये जो उसने मुझे कहा है इसके अंदर असल बात क्या है। मतलब आप पूछें अच्छा 1 घंटे की मीटिंग हुई है और बाद में दोनों सोच रहे हैं कि बात क्या हुई है, ये क्या क्या कर गया था, इसने क्या पैगाम दिया था। नहीं ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। आप किसी से पूछें तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहेगा मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, हालांकि जंग जा रहा होता है। यानी उसने ये नहीं बताना आपको, ये दूसरा रवैया हमारा, एक तो सीक्रेटिव है, दूसरा आदतन झूठ बोलना कि पता नहीं नाजी साहब क्यों पूछ रहे हैं, अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं जंग जा रहा हूं तो जो मैंने जाकर जहां मैंने जो हमला करवा देगा या नजर लग जाएगी, जो फलूदा मैंने जंग जाके खाना था मैं नहीं खा सकूंगा, व्हाटएवर। यासर साहब मोहब्बत में हमारे रवैये, इंसानी ताल्लुकात रिश्तों में हमारे रवैये, और अगर मोहब्बत के साथ किया जाए ये हमारे रिश्ते क्या मैच्योर हैं, संजीदा हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मोहब्बत में जो रवैये है ना हमारे, असूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि मोहब्बत जिससे की जाए तो उसके लिए आसानी पैदा की जाए ना, ठीक है ना। मसलन आपकी महबूबा हो, आपको टीवी पर देखे कहे नीक साहब आप कितने अच्छे लग रहे थे, हैं इस तरह की बातें करे, आपका भी दिल खुश हो, हैं तो। लेकिन हमारे यहाँ मोहब्बत जो है ना वो है कटहरे में खड़ा करने का नाम, कि आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, प्रोग्राम तो आपका 11 बजे ख़त्म होता है तो 11:15 बजे तक आप फ़ोन कर लेते ज़्यादा से ज़्यादा, आपने क्यों नहीं फ़ोन किया मुझे। यानी आपको कटहरे में खड़ा कर देंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा रवैया, इसको मोहब्बत कह लें आप या चलें इसको जो मर्जी कह लें, पोजेसिवनेस कह लें आप इसको, और ये दोनों तरफ है। हाँ ये हर तरफ ही है। बंदा जो है वो यानी अब वो बीवी को फोन कर रहा है, फोन अंग्रेज है तो अंग्रेज क्यों था? हाँ। अच्छा अंग्रेज था तो फिर सुना क्यों नहीं? हाँ, तो बीवी जो है वो जैसे आपने कहा फिर वो शक वाला रवैया आ जाता है। सो ये बड़े इंटरकनेक्टेड हैं ये सारे रवैये। लेकिन मोहब्बत जो है ना इसमें तो मैं कहता हूँ कि इसमें तो आपने अगले के लिए आसानी पैदा करनी है ना। मोहब्बत तो नाम ही है कि उसकी ज़िंदगी में, महबूब की ज़िंदगी में आपकी मोहब्बत की वजह से एक अजीब तमानियत और सुकून और एक खुशी का एहसास हो, ठीक है ना। कि आपके चेहरे पे इतनी खूबसूरती आ जाए कि लोग देख के कहें कि आप लगता है यू आर इन लव। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर आपके चेहरे पे टेंशन आ जाए कि लोग कहेंगे लगता है आज कोई इश्क कर बैठे हो। हाँ, जब उसके चेहरे पे मायूसी और उसके बिल्कुल वो जा पड़ेगा, हाँ, और वो दुनिया जहान की कमजोरियां उसके चेहरे पे शेव बढ़ा लेगा तो फिर भी अब यही कहेंगे लगता है कोई इश्क कर लिया तुमने। खास तौर पे मैरिड कपल्स में कि पाबंदियां ये लग जाती हैं कि शौहर ये कहता है फलां रिश्तेदार मुझे पसंद नहीं है, तुमने नहीं जाना। अच्छा बीवी कहेगी मुझसे उसने अच्छी बात नहीं की, तुमने उधर नहीं जाना। क्या ताल्लुक है इन चीजों का? मैं तो मोहब्बत की बात कर रहा था आपसे कि जैसे यासर साहब बता रहे थे तो खींच खांच के मैरिड कपल पे ले आए, आप दोबारा मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जैसा कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम लोग जो होते हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। जब हम मजमूई तौर पर ये बात कर रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि मोहब्बत करने वाली लड़की जो है, जो इस मुल्क में कैदी बनकर घर में रहती है और जंजीरों में सड़क पे जाती है, जो बस में सफ़र नहीं कर सकती, जो वैगन में नहीं बैठ सकती, जिसका सारा रास्ता लोग ताकुब करते हैं, वो जो है वो कैसे आपसे मोहब्बत करेगी? सबसे पहले तो अपना एहसास महरूमी, जो घर से महरूमी है उसकी, और जो उसको एहसास महरूमी और अदम तहफ़्फ़ुज़, ये दो चीज़ें वो लड़की देखती है पाकिस्तान में कि ये अगर मुझे मिल सकती हैं तो मेरा फ्यूचर मिल सकता है, मैं किसी अच्छी गाड़ी में बैठ सकती हूँ,
और मुझे ये लोगों को एक उधार देने के मसाइल मेरे ख़त्म हो सकते हैं, मैं एक अच्छी लाइफ गुजार सकती हूँ। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि एक अरसा हुआ कि पाकिस्तान में कोई मोहब्बतें करने वाला शहर पैदा नहीं हो सकता। ये मुआशरा जो है वो इस डगर पे चला गया कि लोगों ने ये लड़के लड़की की मोहब्बत के किस्से जो हैं वो लिखने बंद कर दिए हैं और शायरी बंद हो गई। अच्छा, एक हमारा रवैया देखिए कि ये हम यानी हमारे यहाँ कोई खातून को स्कूटर को बाइक नहीं चला सकती, ट्रैफिक वार्डन्स ने भी हाथ जोड़ दिए यूनिफॉर्म पहन के। रात मैंने एक मंजर देखा है यहाँ पर लिबर्टी चौक में, एक लड़की मोटरसाइकिल चला रही थी, एक पीछे बैठी हुई थी। सबसे ज्यादा जो बदतमीजी उसमें, और लोग बिल्कुल नहीं देख रहे थे, एक इशारे पे एक मोटरसाइकिल पे दो बावर्दी सिपाही थे जिनकी नज़र उनकी लड़कियों पे थी, और उन सिपाहियों ने जब वो ट्रैफिक खुली तो उन लड़कियों को 3-4 दफ़ा क्रॉस भी किया। ये इस मुल्क में, अगर इस मुल्क के मुआफ़िज़ जो है वो लड़कियों का इस तरह ताक़ुब करते हैं, ये कल मैंने मंजर देखा और मेरे साथ एक दोस्त था जो इस बात का गवाह है। जी, खुद वर्दी पहन के जो लेडी ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्होंने माफी मांग ली कि वो बाइक नहीं चला सकती। लोग उनको छेड़ते हैं, वो चलान करने के लिए रोक रही है, लोगों को छेड़ते हैं। औरत होना एक जुर्म है हमारे माशरे में। बहुत मुश्किल है कि भाई को भी पता है, बाप को भी पता है कि जब बेटी कॉलेज में जाएगी, पढ़ने के लिए जाएगी, तो उसके साथ रास्ते में क्या सलूक होगा, और कोई हल नहीं है। जरा बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये हमारे रवैये, समाजी रवैये जो सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, जो हमारा चेहरा है, असल चेहरा, इस पर बात करेंगे कि हमारा चेहरा सोशल मीडिया पे क्या है और इन रवैये की वजूह क्या है, इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही थी मनफी रवैये और उनकी वजूह पे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जी हाशमी साहब, आपके ख्याल में ये जो मनफी रवैये हमारा जो चेहरा खास तौर पे सोशल मीडिया पे नजर आता है, ये इसकी वजूह क्या हो सकती हैं? इसका किसी हुकूमत से ताल्लुक है, सियासत से ताल्लुक है? हाँ, ये काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल है, लेकिन बुनियादी बात है कि ये मनफी रवैये जन्म कैसे लेते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो मेरी स्टडी है कि हम ये जो मनफी रवैये हैं ये अपनी माँ की कोख से साथ लेके आते हैं, और इन मनफी रवैयों का जो पीछे, हाँ, मैं जैसे ये तो आप कहें ना कि भाई आप गलत कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये जो बुनियाद है इसकी मनफी रवैये की, वो पाकिस्तान की सोसाइटी में शक और शुबे की जो एक चीज़ है कि हर आदमी दूसरे आदमी पे शक कर रहा है। पाकिस्तान में जितने भी कत्ल होते हैं रोज़ाना, ये मैंने 1940 साल पहले एक अखबार में, मैं था डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ एडिटर था, मेरे पास इजला की खबरें आया करती थी। जब मैं 100% वो खबरें खोलता था, उनके वो लिफाफों में आती थी डाक में, तो ये खबरें नुमाया होती थी कि भाई ने शक की बुनियाद पे बहन को कत्ल कर दिया, बाप ने शक की बुनियाद पे बेटी को कत्ल कर दिया, शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। जितने भी जराइम डोमिनेट करते थे उसके पीछे एक शुबा होता था। तो जब मैं पढ़ के थक गया तो एक दिन मैंने कहा मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे दिल में अचानक एक ख्याल आया कि आज अगर मेरी बीवी होती, मैं शादीशुदा होता, या आज मेरी बेटी होती और मैं इतनी उम्र का होता और ये काम मैं कर रहा होता, तो डेफिनेटली मैं अपनी बीवी और बच्ची पे भी शक करता। हम दोस्त बहुत करीबी दोस्त हैं, हम 15 साल 20 साल एक साथ चल रहे हैं। 20 साल के बाद आपको पता चलता है कि आपको तो इसकी असल चीज़ों का पता नहीं था, वो आपको अपनी असलियत नहीं बता रहा था 15 साल से, क्योंकि वो आप पे शक कर रहा था कि मैंने इसको बताई तो मुमकिन है ये कुछ और एक्ट ना करे। अच्छा। अपना राज देखे ना, हमारी मुहावरे, हमारी कहावतें भी है ना कि अपना राज किसी को ना दो, अपना ये भी हमारी नफसाती तरबियत का हिस्सा है। मेरा ख्याल है इसकी वजह ये है कि हम अपने आप को ना हर वक्त इनसिक्योर फील करते हैं, और इनसिक्योर हम इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। वाह वाह, हम नालायक हैं, बिल्कुल। हम में ना टैलेंट नहीं है। ये जो एक नारा है ना कि टैलेंट बहुत है, ये नहीं है। अगर ये हो जिस बंदे में टैलेंट, तो उसको उर्दू में मुहावरा एक आपने सुनाया, मैं भी सुनाता हूँ, जादू वो जो सर चढ़कर बोले, ठीक है ना। तो जो स्किल वसीम अकरम के पास थी ना, वकार यूनुस के पास, वो अनबीटेबल थी। सो उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। सो जिस बंदे को दफ्तर में इनसिक्योरिटी होती है ना, जिसके पास टैलेंट नहीं होता, जो किसी सिफारिश से आया होता है या किसी मतलब वो उस पोस्ट का अहल नहीं होता, तो वो इन मनफी रवैयों का ज़्यादा वो शिकार भी रहता है, और ख़ुद भी इसी तरह की सीक्रेटिव बातें करता रहता है कि पता नहीं ये क्या क्यों मुझसे पूछ रहा है, अगर मैंने इसको अपनी सैलरी बता दी तो ये पता नहीं मेरी तनख्वाही ना काट ले, ये बैंक ही ना लूट के ले जाए जहाँ मेरी सैलरी आती। मतलब यू कैन थिंक ऑफ अनइमेजिनेबल कॉन्सेप्ट। अच्छा, इन्हीं रवैयों को आगे बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया जी, एक तरफ से हम, ये भी अजीब हैरत है कि यूट्यूब बैन है, एक तरफ से हम बैन कर देते हैं,
लेकिन वही यूट्यूब आप किसी भी आईटी के स्टूडेंट को 200 रुपए दे दें, वो यूट्यूब अनब्लॉक हो जाती है वो। लेकिन हम ऑफिशियली जी बैन है, क्योंकि वो यूट्यूब बनाने वाले भी दुश्मन हैं, उस पर बाकी काम करने वाले दुश्मन हैं, बाकी ट्विटर फेसबुक ये भी दुश्मन हैं। तो फिर हम अपना कोई इतना कोई क्यों ना बना सके कोई ऐसा। एक तो टिप मैं ये आपको दे देता हूँ कि एक पफिन ब्राउजर है, आप वो इंस्टॉल कर लें अपने स्मार्टफोन में, तो आप वो मेरा ख्याल है कोई $3-4 का है, आप खर्च कर लें तो यूट्यूब क्या वो सब कुछ ही खोल देता है। वो एक ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे ना, मोहल्ले की दीवारों पर ना लोग गालियाँ लिख जाया करते थे कि फलां शख्स कुत्ता है, फलां शख्स बड़ा कमीना है। तो वो अब चीज़ें लोग फेसबुक पे लिख जाते हैं, क्योंकि उधर उनकी रियल आइडेंटिटी जो है ना, अगर वो सामने है भी तो उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये ऐसे ही है जैसे आप किसी महफिल में बैठे हों और वहाँ पे रियल लोग भी सामने आपके बैठे होते हैं, लेकिन वो अपने असल ख्यालात से आपको कभी आगाह ही नहीं करते। यानी जब आप महफिल में बैठकर कोई गुफ्तगू शुरू करें, कोई आप लाइन दे दें, तो आपको लगेगा कि पूरी जो महफिल है, ये जो लोग हैं, वो अपने असल नज़रियात अपने दिल में रखते हैं और जो बात वहाँ पर हो रही होगी उसी के मुताबिक जो है ना गुफ्तगू करेंगे। आपके सामने इनका चेहरा कुछ और होगा किसी शख्स का, मेरे साथ जब बैठेंगे तो वो चेहरा बिल्कुल कुछ और होगा, इनके साथ बैठेंगे तो चेहरा बिल्कुल कुछ और होगा। तो ये हमारी असलियत छुपाने का भी एक जो मनफी रवैया है ना, इसका भी शाखसाना हमें यूट्यूब या ट्विटर पर नजर आता है। आपको कोई खबर सुनाई जाए तो आप कहेंगे अच्छा यार ये तो बात होगी, उन्होंने उसकी असल गल की है। यानी कि वो आप उस पर यकीन ही नहीं करेंगे सिरे से, आप अपनी तरफ से बड़ी उसके बाद बताएंगे, वो कहेंगे नहीं अब मुझे असल बात बताओ क्या है। अच्छा, इसकी भी वजह तलाश करने की जरूरत है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कौम से मुसलसल झूठ ही बोला गया। जहाँ पे जब मार्शल लगे रहे, फौजी मार्शल जब लगते रहे हैं, तो उसके जो वजूहात बताई जाती रही हैं कि जनाब हम इस वजह से लगा रहे हैं, वो बिल्कुल और थी और असल वजह कुछ और होती थी। जो बाद में आपकी फौजें जो हैं वो बताया जाता था कि जी हम जंग जीत रहे हैं, और अगले दिन पता लगता था कि आपने आधा मुल्क गवा दिया और हथियार डाल दिए हैं। तो इसलिए लोग अब बिलीव नहीं करते इन बातों पर और पूछते हैं कि ये तो होगी खबर जो तुमने बताई, अब मुझे असल बात बताओ कि क्या है। और ये रवैया इतना पुख्ता हो चुका है, इसमें वैसे मैं कौम को मुर्द इल्ज़ाम नहीं भी ठहराता। ये सिलेबस का क्या किरदार हो सकता है हमारा ये रवैया बनाने में, शकूक का मनफी रवैया? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा पावरफुल किरदार है, क्योंकि जो सिलेबस हमने पढ़ा है, हमने और आपकी जनरेशन ने जो सिलेबस पढ़ा है, उसमें तो बेतहाशा नफरत अंगेज़ मवाद शामिल है। यानी कि वो उसमें वो तमाम अज्जाए तरकीबी शामिल हैं जो किसी भी एक भले मानस शरीफ आदमी को वो जंगजू बना सकते हैं, और दूसरी कौमियतों से, दूसरे मज़ाहिब से, अक़लियतों से नफ़रत का दर्स जो है ना वो दिया जाता रहा है बचपन से ही। तो जो बचपन की जो एज होती है उसमें अगर आपको ये ख्यालात रासिख कर देंगे आपके दिमाग में, तो आप खुद सोच सकते हैं कि बड़े होकर वो बंदा जो है किस किस्म का फ़र्द बनेगा मुआशरे के लिए। वो तो ऐसे ही फ़र्द बनेगा मेरा ख्याल है जो हम आए दिन देखते हैं, जो टारगेट किलिंग के और फ़िरका वारियत के, और उसको लोग जस्टिफाई भी करते हैं उसी कन्विक्शन के साथ जो उनको सिलेबस में बताई जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आपकी सिलेबस की बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल ना, ये जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड है इसका सिलेबस तो हर साल बदल जाता है। ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो सिलेबस है हर साल ठेके पे दिया जाता है। अच्छा, नई किताबें आती हैं, नए मजमून होते हैं, नए लिखने वाले होते हैं, नए छापने वाले होते हैं। पाकिस्तान का सिलेबस जो है हर साल सिर्फ इसलिए बदलता है कि 200 रास्तों में वो ठेकेदारी होती है और रिश्वत ली जाती है। एक चीज़ है इसको हम करिकुलम कहते हैं, निसाब, वो पूरे मुल्क का एक ही है जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, 2006 में जो बना था। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो हर सूबों ने अपनी अपनी बनानी है, और टेक्स्ट बुक्स लिखने के लिए वो आप भी लिख सकते हैं, वो गवर्नर नईम हाशमी साहब भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि उसको पंजाब टेक्स्ट बोर्ड जो है वो अप्रूव कर दे। फिर अगला सवाल ये है कि वो सरकारी स्कूलों में कौन सी पढ़ाई जा रही है और प्राइवेट में कौन सी पढ़ाई जा रही है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। प्राइवेट में तो सिंगापुर की पढ़ाई जाती है, हांगकॉन्ग की और इनकी पढ़ाई जाती हैं। इस कौम के पास सिलेबस ना हो तो उसका असर क्या होता है वो हम देख रहे हैं। बात को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद और सियासी रवैयों पर आएंगे। क्या जिस इलेक्शन कैंपेन्स में जो हमने वादे सुने थे तब्दीली की है, क्या कोई तब्दीली वाकई आ चुकी? क्या जलावतनी ने लीडर्स को कुछ सिखाया? और एक और सवाल, जब हमारा भी क्या रवैया है? यानी जब K2 की ट्रेजेडी होती है तो गिलगित बल्तिस्तान हर महफिल, हर अखबार, हर शो में छाया नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो फेज आउट होता है गिलगित बल्तिस्तान सब भूल गए। इसकी क्या वजह है? और हम बात करेंगे वहां पे अपने कोलीग से इस ब्रेक के बाद। अच्छा हाजमी साहब, एक और आपने देखा, हमारे ही रवैयों की मैं बात कर रहा हूं। आप किसी बैंक जाएं, किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, काम जो बंदा वहां बैठा है तनख्वाह ले रहा है उस काम करने के लिए, मिसाल के तौर पे बैंक का कैशियर है, वो तनख्वाह ले रहा है ना इसका, अब वो फारिग बैठा है किसी वजह से या काम, आप जाएं, आप उसे काम के लिए कहेंगे, उसके चेहरे पर आपके लिए बेजारी और नफरत का एक तूफान उमड़ पड़ेगा कि उसे काम क्यों करना पड़ा है।
सरकारी दफ्तरों में आप हम देखते हैं ना, मतलब वो हड हरामी और काम चोरी, हम नहीं काम करना चाहते नहीं, अच्छा अब वो टालेंगे, यूं कर दें, मतलब वो। और फिर उसमें रमजानुल मुबारक में हम रोजे का जो हम रवैया देख रहे हैं वो ये है कि किसी को कोई काम कह दें, वो कहता है मेरा रोजा है। नहीं, ये इसमें देखें वो बात, ये इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बैंक का मसला नहीं है, ये निजी इदारों का भी है, प्राइवेट इदारे, दूसरे तमाम शोबे। मिसाल के तौर पे कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 1 साल पहले हमारा एक दोस्त का इंतकाल हुआ, एक कुलीग थे हमारे, तो उनके इंतकाल के बाद मुझे पता चला कि ये 5 वक्त के नमाजी थे और इन्होंने कभी नमाज कज़ा ही नहीं की। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक बंदे को हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, 2 घंटे 3 घंटे बाद वो मिलते हैं, आप पूछेंगे भाई कहाँ थे, वो जी नमाज पढ़ने गया था। हम अपने काम चोरी के ऊपर मजहब को भी एक्सप्लॉइट करते हैं काम चोरी के लिए, एक्सप्लॉइट ये मैं कहना चाहता हूँ। ये जो बेजारी वाला रवैया ना हमारा, ये पूरी कौम का एक ऐसा टेम्परामेंट है, पता काम नहीं करना। हाँ, काम नहीं करना, और या फिर ऐसा काम करना जो उससे सिस्टम को डिफीट करते हैं आप। हाँ। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि लाहौर शहर में तुर्की की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि वो कूड़ा उठाएगी और सफाई करेगी, लेकिन अगर हर शहरी गंद डालने पर मामूर होगा तो तुर्की क्या अमेरिका की कंपनी भी आ जाएगी ना अगर, तो वो शहर साफ नहीं कर सकती, और लाहौर क्या वो कोई भी शहर साफ नहीं कर सकती। तो इसी तरह जब आप कहते हैं ना जी हमारे मुल्क में ये लोग ट्रैफिक के पासदारी, ये इसको सख्त सजा दे देनी चाहिए, जो इशारा तोड़े उसको फांसी दे देनी चाहिए, वगैरह वगैरह, इनसे नहीं, जब पूरी कौम ही सिस्टम को डिफीट करने पे लगेगा ना तो दुनिया का कोई सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा मजमूई खौफनाक रवैया हमारा कानून शिकनी का। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त ये ऐसा, और इसकी एक वजह है, वजह फिर मैं तलाश करना, वजह इसकी ये है कि जब आप शुरू में किसी शख्स को उसके छोटे से जुर्म या लग़ज़िश पे सज़ा नहीं देते शुरू में ही, तो फिर वो स्टेट को फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि मैं बड़े बड़े जुर्म भी करूंगा तो मैं कुछ नहीं, मेरा स्टेट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल 14 साल का बच्चा या 17 साल का बच्चा जब मोटरसाइकिल चलाता है बगैर लाइसेंस के और उसको कोई नहीं पूछता, तो इसका मतलब है कि वो जब फिर 18 साल का होकर मोटरसाइकिल पर किसी को कत्ल भी कर देगा तो उसके ज़हन में है कि उसको कोई नहीं पूछेगा। तो ये रवैया उधर से जन्म लेता है। लोग हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं करते, दुश्मन समझते हैं, वहां पे एक 16 साल का बच्चा जाके सिगरेट का पैकेट नहीं खरीद सकता, इतनी सख्त पाबंदी है कानून की। 16 क्या, मैं 30 साल का बैठा हूँ, मैं नहीं खरीद सका। जब मैं थाईलैंड में गया था उन्होंने सिगरेट को ऐसे बना दिया था जैसे कि वो सिगरेट नहीं होगा, कोई हेरोइन बेच रहे हैं वो, यानी इतना मुश्किल है वहाँ पे खरीदना, और मुझे तो बड़ी हैरत हुई। बल्कि तो ये यहाँ पे जाके 12-12 साल के बच्चे जाके सिगरेट भी ले लेते हैं, उनको हर कोई पकड़ा देता है। एक आदमी के दिल में वो रवैये हैं मनफी, उसी तरह ये बड़े अदारों में ख़ास तौर पे मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट है इसमें बहुत ज़्यादा आ गया। मिसाल के तौर पे कि हम कभी हिंदुस्तान को किसी खेल में जीतता हुआ नहीं देखना चाहते। ये हमारी अना मजरू होती है। हमारा इस्लाम जो है वो उस पर हर्फ आता है कि अगर मुखालिफ टीम जो है और ख़ास तौर पे हिंदू हो और गैर मुस्लिम हो और जीत जाए, और मैंने देखा है कि हमारे बाज़ इलेक्ट्रॉनिक में या मीडिया में भी ना ऐसे अदारे जो हैं कि अगर वो पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हारना नहीं चाहिए था, इसने क्यों नहीं किया, इसने ये नहीं किया, ये रवैया हमारा जो है ना, ये आम आदमी से तो हम निकालना चाहते हैं कि निकालें, जब अदारों में फैल जाएंगे ये रवैये तो खतरनाक होगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं तकी अखवंजादा साहब स्कर्दू से। इनसे पूछते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि केटू के हवाले से बड़ा बहस में रहा, फिर उसे सब भूल चुके हैं। अखवंजादा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आप बोले जी। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान में अभी जो पाकिस्तान में हुकूमत यहाँ नई बनी है, क्या इसका कोई असर गिलगित बल्तिस्तान पर भी है? क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि आपके इलेक्शंस तो ये अलहदा होते हैं, हमारा तो इलेक्शंस भी शायद इकट्ठे नहीं होते। जी जी, अभी हमारा जो इलेक्शन लास्ट टाइम होते वो 2009 में इलेक्शन हुए थे, अभी 2014 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बड़ी तवक्कात हैं। और मुस्लिम लीग नून के जनाब नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जब अपोजिशन में थे तो बल्तिस्तान और गिलगित में 5 दफ़ा वो दौरा कर चुके हैं, सानहा ग्यारी हो और सानहा अताबाद के हवाले से भी आ चुके हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की अपनी कोई रेनू यहाँ पे नहीं है, हम ज़्यादातर इन्हसार करते हैं, वफाकी हुकूमत पर इन्हसार करते हैं। तो हमारे फंड्स हैं, डेवलपमेंट फंड्स, हमारे जितने भी ग्रांट आते हैं वो वफाकी हुकूमत की तरफ से दी जाती है। तो दीगर जो गिलगित बल्तिस्तान के जो हकीकी रियल जो हुकूमत है वो तो कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान की मिनिस्ट्री है,
वो उनके अंदर आ जाते जी हैं। तकी अफजल साहब, जी तो आप इंतजामी वो मामला बता रहे हैं। हमारा जो गुफ्तगू है वो दूसरी हम बात कर रहे हैं रवैयों पर। अब जितनी अल्लाह ने हुस्न दे रखा है गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों को, क्या वजह है कि हम उस तरह से सियाहत पाकिस्तान के लोग ही नहीं जाते, बाहर से किसी ने क्या आना, एक केटू के वाक़े के अलावा भी है। बताइए कि क्या रिपोर्ट्स जो आ रही हैं ये दुरुस्त हैं कि वहां भी इंतहा पसंद रवैये जन्म ले रहे हैं? जो पाकिस्तान में जो हालात वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं उसके असरात जाहिर बात है गिलगित बल्तिस्तान पे भी आ रहे हैं। अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो साना नंगे पर्वत है, केटू पे ऐसा वाक़या अभी तक रोनुमा नहीं हुआ। साना नंगे पर्वत के बाद और जो हमारे इंतजामिया और हुकूमती ऐलानात के मुताबिक वहाँ के जो सानहे में जो दहशतगर्द है वो सारे वहाँ के मुकामी अफराद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकामी आबादी में भी इंतहा पसंदी आ रही है और ये इंतहा पसंदी पाकिस्तान में जो वाक़यात हो रहे उसका एक असर है। और साथ साथ जिस तरह पाकिस्तान में मुजरिमों को कोई सज़ा नहीं मिलती है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी जो भी मुजरिम पकड़े जाते हैं उसको सज़ा नहीं मिलती है। और ये एक अहम बात मैं कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जेलों से खतरनाक किस्म के दहशतगर्द फरार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अफजल साहब। अच्छा जी, देखिए हमारे इंतजामी अमूर के हालात ये हैं, जेल्स हमारे ये हैं, हमारी इंतजामिया में कितनी रिश्वत दी जाती है, ली जाती है, हम सब जानते हैं। दुश्मन हमारा बहरहाल इसराइल और अमेरिका है, हम अपने दुश्मन नहीं है। भारत भी हमारा दुश्मन है, इसराइल भी साजिशें कर रहा है, अमेरिका भी साजिशें कर रहा है, हम बहरहाल बड़े सुपीरियर लोग हैं। आलमी गठजोड़ जो है ना वो हमारे खिलाफ है, यानी कि उनको काम ही कोई नहीं है सिवाय इसके कि वो सर जोड़ कर बैठे और हमारे खिलाफ साजिशें करते रहें। सियासी रवैया हाशमी साहब, सियासी रवैया, यानी एक तो आमरीत है ना, दूसरी सियासी जमातों में भी तो रवैये हैं। एक कायद है किसी भी पार्टी का है, क्या उसमें आमरीत नहीं है? ये पाकिस्तान बनने के बाद अब तक मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि कभी भी किसी एक सियासी पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये भी सियासी पार्टी है। जो सियासतदान है, एक पार्टी है, उसका ख्याल है कि मेरा हक है इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन में वोट डालना आवाम की जिम्मेदारी है कि मुझे सिर्फ वोट दें। तो जैसे मिसाल के तौर पे कि एक हुकूमत है वो बड़ा अच्छा कोई मंसूबा तैयार करती है, बीच में इलेक्शन आ जाते हैं, हुकूमत ख़त्म हो जाती है, नए इलेक्शन होते हैं, वो जितने मंसूबे पहले हुकूमत ने शुरू किए होते हैं उन पर तख्तियाँ ही लगी रह जाती हैं, मंसूबे आगे जाते ही नहीं है। ये भी हमारा सियासी, ये भी एक रवैया, सियासी रवैया। जैसे अभी एक हमारा बजट आया, आखिरी बजट आया, तो उसमें हमारे वज़ीर ख़जाना ने मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का लफ्ज़ बोलना भी गवारा नहीं किया। हाँ, सुनने में भी ना आए। ठीक है ना, ये भी एक रवैया है। इसी तरह सारी जमातों का, एक सबका। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करूं कि हम कि सियासी रवैये भी अपनी जगह, और ये जिन रवैयों की हम बात कर रहे हैं उसका सिर्फ जहालत से ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि माशाल्लाह से आपको बड़े आलिम फाजल काबिल लोग भी जो हैं रवैयों के शिकार नज़र आते हैं। वही तो ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे जो आपकी सबसे कदीम जामिया है, यानी यूनिवर्सिटी जो है, उसके जो वीसी साहब हैं वो ये फरमाते हैं कि उसामा बिन लादेन जो है वो एबटाबाद में मरा ही नहीं था, वो पहले ही कहीं फौत हो चुका था। सो अमरीकियों ने ये सारा एक ड्रामा सा किया है और वो इसमें हमें यकीन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो प्रैक्टिकल फिल्म बना, तो मतलब वो हालांकि मतलब इनकी तसल्ली कैसे होती है, गालबन जब अमरीकी वहाँ पे चादर बिछा के गिटकें पड़ते, अगर 3 दिन उसके कुल करवाते तो फिर मेरा ख्याल है इनकी तसल्ली होती है। भी उसामा की लाश दीदार करवाते, आओ देख दे जाओ, तलंग दे जाओ, फिर मेरा ख्याल है इनकी तसल्ली होती, या फिर भी शायद ना होती। फिर उन्होंने कहता नहीं ये तो कोई सर्जरी है, ये कोई सर्जरी है जो इन्होंने की है। फेस ऑफ फिल्म जो है ना ये वहाँ वो चली है ये। सो ये अगर हाल होगा आपकी एलीट का जो पढ़ी लिखी है, तो आवाम बेचारी तो आप उनको माफ़ी कर दें, मेरा ख्याल है उनको छोड़ दें। अपॉइंटमेंट्स करते हुए वो वजीर है या वो सदर पाकिस्तान है, अगर फैसला आपके हाथ में है तो देखा यह जाएगा कि वो आपकी ज़ात के साथ कितना लॉयल है जनाब। ये आपकी किसी की कुर्बानी क्या थी, को कितना लॉयल है आपके मैनिफेस्टो के साथ, या को कितना लाइक है, भाई कितना अहल है, नहीं बिल्कुल नहीं, आपसे कितना वो लॉयल है। अच्छा, ये सिर्फ इनका रवैया नहीं है, नहीं सबका, वो अक्रॉस द बोर्ड वो सबका रवैया है। सो इसकी क्या वजह? फौजी आमरीतें हैं। एक एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इतनी ख़तरनाक हद तक हमारे अंदर सरायत कर चुका है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ वफादार चाहिए, और वफादार भी वो जिसको मैं समझता हूँ। मिसाल के तौर पे ये सियासी जमातों में रवैया है कि बहुत सारी सियासी जमातें ऐसे सहाफ़ियों को अच्छे सहाफ़ी समझती रही जो उनसे पैसे लेते थे। ठीक है, कंट्रोल में याद रखिए। कोई अगर शरीफ आदमी किसी से पैसे नहीं लेता तो वो उसको नाकाबिले एतमाद समझता है, ये अच्छा आदमी नहीं है। ये हमारे, चाहे वो पता नहीं उनकी क्या
उनके शायद उसके नजरिए के भी करीब हो, लेकिन चूंकि हमारा इनका डायरेक्ट लिंक नहीं है तो ये यकीनन हमारा दुश्मन होगा। किसी भी दूसरे बंदे की प्रेजेंस या उसका प्रोफेशनल एक्सेलेंस या उसके काम को हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर उसको ज्यादा वो कैरियर में को आगे बढ़ रहा है तो भी उसे गालियां दी जाती हैं कि ये इसलिए बढ़ रहा है कि ये खुशामदी है, ये इसलिए आगे बढ़ रहा है कि ये साजिशी है, ये इसलिए आगे बढ़ रहा है, पता करो उसके पीछे एजेंसी कौन सी है, पता करो उसके पीछे लॉबी कौन सी है। हम नहीं मानते कि कोई आदमी कभी अच्छा काम भी कर सकता है। सबसे ज्यादा अदारों में, तमाम अदारों में सबसे ज्यादा साजिशें उस शख्स के साथ होती हैं जो घर से काम करने की नीयत से आता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और सियासी रवैयों के मामलात को जरा हम आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात को आगे बढ़ाते हैं। जो कैरियर पे हम बात कर रहे थे कि हम कोई अच्छी पेंटिंग अगर कोई बनाए तो वो भी उसने किसी से कॉपी की है, कोई ड्रामा अच्छा बनाए वो भी उसके पीछे साजिश है, कोई अच्छी किताब या कॉलम लिखे वो भी उसने कहीं से चोरी किया। मतलब हम कैरियर में ये नहीं मानते कि कोई आदमी हकीकत में वाकई यार वो उसकी लियाकत थी, उसकी मेहनत थी। हाँ, ये दुरुस्त बात है। बड़े बेरहम नक्काद हैं हम। आपका टैलेंट मानने में लोगों ने नहीं मानना कुछ हो जाए, क्योंकि वो खुद उतने टैलेंटेड नहीं होते, लिहाजा वो आपको कैसे मान लें। और दूसरों के नकाइश निकालने में तो हमारा ये रवैया जो है ना, ये बहुत ही मनफी है, बहुत ज़्यादा हद तक मनफी है। मतलब आप किसी को कोई चीज़ दिखाएंगे ना, सबसे पहले वो ये कहेगा ए विच ए ठीक नहीं गा, ए विच ए ठीक नहीं। पहले आप उसकी एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट की तो तारीफ़ कर दो कि ये ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट कैसा है, ये चीज़ खूबसूरत कितनी है, उसके बाद आप उसमें बताएं कि हाँ इसमें ये चीज़ें डालकर आप इसमें मैं ये कहना चाहता था कि ये जो ताल्लुक होता है, दोस्ती होती है, वो बड़ी ख़तरनाक है पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पे कि अगर आप 20 आदमियों के सामने बैठे हो, कुछ परफॉर्म कर रहे हो, तो जो 10 आदमी आप पे तनकीद करेंगे और आपके दुश्मन बनेंगे वो आपके दोस्त होंगे, वो 10 नहीं होंगे जो आपको नहीं जानते। बिल्कुल दुरुस्त है जी, ये एक बड़ी अहम बात है। रवैयों में तब्दीली का जो हमने पिछले इलेक्शन में बहुत जोरों शोर से तब्दीली का जो गुफ्तगू सुनी वो तहरीक इंसाफ की तरफ से सुनी सियासी रवैयों में। असद कैसर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी असद कैसर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं रवैयों पे जो जाहिर है समाजी भी होते हैं, पेशावराना भी होते हैं, सियासी भी होते हैं। सियासी रवैयों के हवाले से जो गुज़श्ता इलेक्शन कैंपेन थी, हमने तब्दीली का नारा आपसे सुना था, तो बताइएगा कि वो कौन से सबूत है, वो कौन सी सियासी रवैयों में तब्दीली है जो पख्तूनख्वा में आ चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये फैसला किया है कि हम कोई इस किस्म की बिहेवियर नहीं करेंगे कि बस लोगों को वैसे ही टरखाया जाए और झूठी वादी की जाए और उसको जो है ना कोई झूठी कमिटमेंट की जाए। जो होगा हम कहेंगे, हम कहते हैं कि होता है, जो नहीं होता हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि हमारे बस में नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम सेल्फ मेड लोग हैं, हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मतलब हम इस अवाम से हैं और हम अवाम से हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। मैं खुद जो है ना खुद अपने शॉपिंग के लिए जो है ना मार्केट जाता हूँ। मैं कल मैं गया था मार्केट में, पूरी लोग मेरे जमा हो गए कि देखो स्पीकर साहब हमारे साथ खड़े हैं। इसी वजह से तो नहीं जाते शॉपिंग करने के लिए कि लोग आपको पहचानते हैं, आपको अच्छा लगता है? नहीं 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 नहीं, खुदा रसूल का वास्ता जी। बेसिकली ये है कि एक इन लोगों को ओनरशिप देनी होती है कि भाई हम कोई आपसे कोई अलग थलग मखलूक नहीं है, हम वही है जो इससे पहले थे। हमने मेहनत की है, जद्दोजहद की है, उसकी वजह से इस पोजीशन पे आए हैं। ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा बैंक का जो प्रेसिडेंट है आपने अभी तक अपॉइंट किया है, या वो पुराना एक्टिंग ही चल रहा है अभी तक? हाँ, देखिए मैं इस वक्त आपको इतना कह सकता हूँ कि कोई इसके ऊपर बात हो रही है उस लेवल पे, और मतलब इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि एक सर्च कमेटी जो है ना उसका फैसला करेगा, जो उसके लिए हमने बनाया है, क्योंकि वो एक्टिंग काम कर रहा है। हमने नए के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी है, हफ्ता 2 हफ्ते में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, न्यू अपॉइंटमेंट जो है एमडी अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो इतना तवील अरसा जो गुजर गया, एक खैबर पख्तूनख्वा बैंक है आपके प्रोविंस में, कितनी बड़ी फाइनेंशियल एंटिटी है, आपको उसका चेयरमैन नहीं मिला अभी तक, आपकी प्रायोरिटीज में नहीं है? नहीं, प्रोसीजर देखो, एक प्रोसीजर होता है, ऐसा तो नहीं होता कि जो काम करता है। इश्तिहार अभी देंगे आप? एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली देंगे। वो अभी तक क्यों नहीं आई? और उससे पहले जो केयर टेकर्स ने इश्तिहार दिया था 19 मई को, सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट हुए थे, नाम इस्लामाबाद में इंटरव्यू हुए थे, वो सब कुछ स्क्रैप हो गया। अब तो हमारा तो 1 महीना भी नहीं हुआ कि कैबिनेट बना है। अभी तो हमें सारी ब्रीफिंग सारी मतलब महकमों से दी है। अभी हमने जो मुझे कल फाइनेंस मिनिस्टर मिला है, उसने कहा कि मैंने उसके लिए एडवर्टाइजमेंट वो तैयार किए, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, और जो इसका लीगल प्रोसीजर है उस लीगल प्रोसीजर के मुताबिक करेंगे। हम इसमें किसी भी आदमी को जो है ना अपनी तरफ से नहीं वो इंटरेक्ट करेंगे। ये जो जिसकी
ज्यादा कैपेबिलिटी होगी या ज्यादा प्रोफेशनल इस काम के लिए सुटेबल होगा, उसको हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज एक कालम नवीस ने लिखा है कि बलूचिस्तान की कैबिनेट अभी तक इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास वक्त ही नहीं है कि वो अपने वज़रा के नाम फाइनल करके उनको दे। पख्तूनख्वा में कोई वफाकी वजीर निजी दौरे पर गया हो तो गया हो, अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। गवर्नर जो है इंजीनियर शौकत पख्तूनख्वा का, ये भी उस कालम में लिखा गया और दुरुस्त नुक्ता की निशानदही की गई कि गवर्नर जो है इंजीनियर शौकत पख्तूनख्वा, फाटा का जो इंतजाम है वो उसके दायरे इख्तियार में आता है। अच्छा, अब जो जाहिर है मौजूदा गवर्नर है, इनकी इंतजामी तौर पर सुनता कोई नहीं है क्योंकि अभी तक ये पता नहीं है कि नया गवर्नर कौन सा आएगा। हमारे यहाँ तो ये कॉमन सी बात है, जब पता है कि ये जा रहा है तो फिर असर उसका गया। ना तो ये अभी तक किया गया कि नया गवर्नर को अपॉइंट किया जाए, ना ये किया गया कि अगर वो अच्छा है तो उसके बारे में कोई वजाहत नहीं है। तो फिर तब्दीली क्या है, सीखा क्या है, जलावती ने क्या सिखाया है? मेरा ख्याल है 100 दिन तो दे दें आप तमाम हुकूमतों को, इतने रुथलेस ना हो, इतने तो बेरहम ना हो आप। ठीक है सर, 100 दिनों के बाद आप कह लें जो कहना होगा इनको। होमवर्क वैसे अगर होता तो सर नजर आता ना। इन्हें नहीं कि 100 दिन दे दें, मेरा ख्याल है। नहीं, मेरे ख्याल में मीडिया को तमाम जो फेडरल, ये हमारा इंतहा पसंद फिर रवैया है, ये हमारा है, इनको वक्त देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर पीरजादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ख़ान नईम हाशमी साहब। हमने बात की, हमने वजूह तलाश करने की कोशिश की अपने उन मनफी रवैयों की जो कि असरअंदाज होते हैं हमारे कैरियर पे, हमारी ज़िंदगी पे और शायद हम यकीनन हमारी दिमागी और जिस्मानी सेहत पर। हमारे आधे से ज़्यादा, में चीनी कहावत एक प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि जिस कौम के पार्क्स, खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। काश हमारे यहाँ समाजी रवैये इतने सेहतमंद हों, खेलों के हों, हम एक दूसरे पर एतमाद करना सीखें और यकीनन दूसरे पर एतमाद करना और दूसरे की सलाहियत का एतराफ़ करना अगर सलाहियत है, ये बड़ी बहादुरी की बात है। ये कम हिम्मत और बुज़दिल आदमी के बस की बात नहीं है। मुलाकात होगी आपसे कल दुनिया न्यूज़ पे तलाश के साथ। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।